साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी प्रश्नों की वीडियो के बारे में जो आपकी मूल विधि से संबंधित है। आपने यदि पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें क्योंकि ये यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपकी यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी, इसलिए आप यानी इन प्रश्नों को अच्छे से ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा करेगी। और यदि यूपीएसआई से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिल जाया करेगी। अब जैसे बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न, शिनाख्त परेड पहचान की कार्रवाई सुसंगत है। ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के तहत, ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत, ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत, या ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत। किसके तहत? भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 9 के तहत शिनाख्त परेड पहचान की कार्रवाई सुसंगत है। जो आपकी यानी भारत साक्ष्य अधिनियम, भारत साक्ष्य अधिनियम 1872, भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 में, किसमें? धारा 9 में की धारा 9 के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान बताने वाले तथ्य सुसंगत हैं, अतः शिनाख्त की कार्रवाई धारा 9 के अधीन सुसंगत होगी। किसके अधीन सुसंगत होगी? यानी 9 की यानी 9वीं धारा के अंतर्गत यानी क्या होगी? सुसंगत होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त ने एक मजिस्ट्रेट के समकक्ष सस्वीकृत कन्फेशन की साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार यह सस्वीकृत उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है? ऑप्शन ए धारा 26, ऑप्शन बी धारा 25, ऑप्शन सी धारा 27 है, ऑप्शन डी धारा 29। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए धारा 26। धारा 26 यानी अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त ने एक मजिस्ट्रेट के समकक्ष स्वीकृत कन्फेशन की साक्ष्य अधिनियम 1872 की यानी किस धारा के अंतर्गत यानी सस्वीकृत उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है? तो 26 की यानी धारा कौन सी है? तो आपकी 26। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। जो आपकी यानी ये जो आपकी यानी पुलिस अभिरक्षा में होते हुए, किसमें? यानी पुलिस अभिरक्षा में जैसे होते हुए ने एक मजिस्ट्रेट के एक मजिस्ट्रेट के समकक्ष सस्वीकृत की भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, कितना? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार यह सस्वीकृत उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। किसके? ये यानी सस्वीकृत उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? ऑप्शन ए डीएनए जांच, ऑप्शन बी रक्त जांच, ऑप्शन सी ब्रेन मैपिंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए डीएनए जांच। पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? तो वो डीएनए जांच के द्वारा संभव है। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा डीएनए जांच के द्वारा संभव है। और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112, किसके यानी 112 के अनुसार विवाहित स्थिति के दौरान संतान का जन्म होना धर्मजत्व का निश्चयायक सबूत है। क्या है? धर्मजत्व का
निश्चायक निश्चायक सबूत है। क्या है? निश्चायक सबूत है। बता दें, रणतीस शाह बनाम श्रीमती शोभा शाह, बनाम श्रीमती शोभा शाह AIR 2016, कितना? 2016 कलकत्ता के बाद में, किसमें? कलकत्ता के बाद में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां विवाह विच्छेद की याचिका में पति द्वारा संतान के अपनी होने से इनकार किया जाता है और पत्नी पर जारता का आरोप लगाया जाता है, वहां पर DNA परीक्षण का आदेश दिया जा सकेगा। क्या दिया जा सकेगा? DNA परीक्षण का आदेश दिया जा सकेगा। जहां पर जैसे पति द्वारा संतान के अपने होने से इनकार किया जाता है और पत्नी पर जारता का आरोप लगाया जाता है, तो वहां पर DNA परीक्षण के आदेश दिए जाएंगे। ये किस में बताया गया? तो ये 2016 कलकत्ता बाद में बताया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है? ऑप्शन ए अपराधी की आकृति, ऑप्शन बी अपराधी की संभावित लंबाई, ऑप्शन सी जैविक साक्ष्यों में अपराधी की पहचान, या ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। क्या होगा? जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। अपराध अन्वेषण DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है? तो जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान सिद्ध करता है। और ये जो भारत साक्ष्य अधिनियम है 1872 है, इसकी धारा कितनी? धारा 45। कितनी? धारा 45 में DNA टेस्ट साक्ष्य में अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट जैविक साक्ष्यों, किसका? जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान करता है। और ये धारा कितने में आता है? तो 45 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच के स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन ए रक्त जांच, ऑप्शन बी लाई डिटेक्टर जांच, ऑप्शन सी DNA टेस्ट जांच, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी, DNA जांच। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? तो ऑप्शन सी DNA जांच के लिए स्वीकार किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? DNA जांच के लिए स्वीकार किया जाता है। और जो DNA जांच है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। यानी किसमें? ये धारा 45 में आता है DNA जांच करना। और ये जो पसीना है वो किसके लिए? DNA जांच के लिए भी स्वीकार किया जाता है। ये एक अच्छा आपका प्रश्न है कि जो पसीना है वो, यानी इसका साक्ष्य किस जांच के में स्वीकार किया जाता है? तो DNA जांच में स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2020 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी 2005 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो 2005 में किया गया था। और जो घरेलू जैसे हिंसा है वो महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में ये आया था। और इस अधिनियम के यानी द्वारा ही क्या किया गया था? परिवार में महिला के शारीरिक उसके अलावा आर्थिक, मानसिक
मानसिक, उसके अलावा दुर्व्यवहार, 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 उसके अलावा यौनिक, यौनिक, उसके अलावा हिंसा या घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा की परिधि में लाया गया। और ये जो संरक्षण है इसके हेतु यानी प्रावधान किए गए और ये राष्ट्रपति की स्वीकृति पर 13 सितंबर, कब 13 सितंबर 2005 को, कब 13 सितंबर 2005 को ये प्राप्त हुआ। और इस प्रकार घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ था। और ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 17 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। ये जो अधिनियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है ये? यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इससे आपका यानी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे आपका प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, इसलिए आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम को वर्ष में अधिनियमित और किया गया था। ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2012। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 2013। कार्य स्तर पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम को वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो 2013 में किया गया था। और ये जो यौन उत्पीड़न अधिनियम है ये कब आया था? तो ये आया था 22 अप्रैल 2013 को। कब? 22 अप्रैल 2013 को ये अधिनियमित किया गया था। और इसका विस्तार संपूर्ण भारत वर्ष तक यानी कब हुआ था? तो वो हुआ था 9 दिसंबर यानी 9 दिसंबर 2013 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 2013 को, यानी पूरे भारत में ये लागू हुआ था। पूरे भारत में ये लागू हुआ था। और कब हुआ था? 9 दिसंबर 2013 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ऑप्शन बी घरेलू हिंसा अधिनियम, या ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो 1961 अधिनियम के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या बताया गया है कि इसके अंतर्गत ये आता है। और ये एक क्या है? एक तरह का अपराध है। क्या है? यानी अपराध है ये, यानी दहेज लेना और देना ये एक अपराध है। और ये अधिनियम की धारा 1961 की जो धारा है वो उस यानी किस धारा में आता है? तो धारा 3 में आता है। किसमें? धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज लेने या देने को दुष्प्रेरित करेगा। क्या करेगा? दहेज लेने या देने को दुष्प्रेरित करेगा तो यानी कारावास से जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यानी 5 वर्ष से यानी कारावास कम नहीं होगा, यानी 5 वर्ष से ऊपर का कारावास होगा। और साथ के साथ जुर्माना भी होगा। क्या होगा? जुर्माना जो आपका कितना होगा? वो जुर्माना आपका होगा करीब करीब 15,000 रुपये। कितना? 15,000 रुपये। यानी क्या? जुर्माना या दहेज के मूल्य यानी दहेज के मूल्य की रकम। क्या? या फिर दहेज के मूल्य की रकम, यानी जो मतलब दहेज लिया गया है वो यानी पूरा दहेज वही जुर्माना के रूप में देना होगा। और आपको बता दें ये किस धारा में? तो ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है इसकी धारा 3 में बताया गया है।
कि दहेज लेने या देने को जो भी व्यक्ति दुष्प्रेरित करेगा उसे 5 वर्ष से यानी ज़्यादा का कारावास होगा और जुर्माने के रूप में 15,000 रुपये, और जो दहेज के मूल्य को भी यानी क्या है कि वो भी देना पड़ सकता है, जो मतलब यानी आपके कानून में आएगा वो सभी आपको यानी करना पड़ेगा। ये किस में बताया गया, तो ये धारा 3 में बताया गया है। प्रश्न नंबर 9, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत ऐसी महिला जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेती है, वह बच्चे को उससे सौंपे जाने की तारीख से की अवधि के लिए मातृत्व लाभ की हकदार होती है। ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 12 सप्ताह या ऑप्शन डी 6 सप्ताह। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 12 सप्ताह। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत ऐसी महिला जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को यानी कानूनी रूप से गोद लेती है, वह बच्चे को सौंपे जाने की तारीख की अवधि से मातृत्व लाभ की हकदार होगी, तो 12 सप्ताह। यानी जो मातृत्व अधिनियम 1961 यानी जो आपका मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है, क्या है? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 कितना? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और के अंतर्गत वर्ष 2016, कब? वर्ष 2016 में किए गए संशोधन के अनुसार एक महिला जो 3 महीने से यानी एक महिला जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेती है, तो वह बच्चे को सौंपे जाने की तारीख से 12 सप्ताह, कब? 12 सप्ताह की अवधि के लिए यानी मातृत्व लाभ की हकदार होगी। यानी 12 सप्ताह की अवधि के लिए मातृत्व लाभ की हकदार होगी। ये किस में बताया गया है? तो ये बताया गया है मातृत्व अधिनियम 1961 में, और ये कब? यानी 2016 में किए गए संशोधन के अनुसार। किसके? यानी जो 2016 में संशोधन हुआ था उसके अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार की घोषणा को वर्ष में अपनाया था? ऑप्शन 1960 में, ऑप्शन बी 1959 में, ऑप्शन सी 1958 में या ऑप्शन डी 1957 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? यानी बी 1959। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को वर्ष में अपनाया था, तो 1959 में अपनाया था। कब अपनाया था? 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार की घोषणा को यानी अपनाया था। और ये यानी कब? तो 20 नवंबर 1959 को अपनाया तथा बच्चों के अधिकारों की घोषणा में 10 सिद्धांत दिए। यानी क्या? बच्चों के अधिकारों की घोषणा में बच्चों के अधिकारों की घोषणा में 10 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत? 10 सिद्धांत दिए। और प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस, कब? 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। और ये ज्ञातव्य है कि 1989 में, कब? 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों पर हुए सम्मेलन के सुझावों को अपनाया तथा 20 नवंबर 1989 को, कब? 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा को हस्ताक्षर के लिए खोला।
किसके लिए, यानी बाल अधिकारों की घोषणा के लिए हस्ताक्षर के लिए खोला, जो 2 सितंबर 1990 को लागू हुआ। कब? 2 सितंबर 1990 को ये लागू हुआ। कब? 2 सितंबर 1990 को लागू हुआ। और वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? तो 196 देश हैं। आपको बता दें कि जो आपको यानी जो बाल दिवस है, सार्वभौमिक बाल दिवस, ये मनाया जाता है। ये कब मनाया था? 20 नवंबर को मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है। और जो 1989 में यानी बाल अधिकारों के सम्मेलन हुए, जिसमें सुझावों को अपनाया, तथा 20 नवंबर 1989 को इसे बाल अधिकारों की घोषणा को हस्ताक्षर के लिए खोला, जो सितंबर 1990 में लागू हुआ। और वर्तमान में इसमें सदस्य देश हैं, वो हैं आपके 196। तो ये यानी आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके यानी यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी। आपने यानी इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में साथ के साथ लिखते रहना है, जिससे क्या है कि एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं और बाद में भी आप रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप बाद में रिवीजन करते रहेंगे तो उससे क्या है कि आपका यानी एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। और यदि आप लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको यानी इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेगी। और साथ के साथ यूपीएसआई से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको अपने इसी YouTube चैनल पर मिलेगी। तो आप लगातार जुड़े रहें और दिन रात मेहनत करते रहें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा समय मिलेगा। तो यानी 4 महीने या 3 महीने मिलेगा, और 3 से 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करें। और यदि आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो कृपया फॉर्म ज़रूर भर दें, क्योंकि ज़्यादा आप लेट हुए तो हो सकता है कि आपका फॉर्म भी नहीं भर पाए। इसलिए समय रहते हुए अपना फॉर्म ज़रूर भर दें और प्रॉपर चेक करके भरें, एक भी फॉर्म में गलती नहीं हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर फिर आपकी बहुत बड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी यदि कोई भी गलती होती है। इसलिए 1 घंटे के बजाय चाहे 2 घंटे लगें, लेकिन फॉर्म बिल्कुल प्रॉपर भरें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ सकें, क्योंकि जितने अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे उतना ही कंपटीशन का आपको पता चलेगा। और कंपटीशन कब पता चलती है? जब यानी बहुत से अभ्यर्थियों के बीच में हम अपने यानी लगातार प्रश्नों के उत्तर दें, उससे हमें ये पता चलता है कि और अभ्यर्थी कितने प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं और हम कितने प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं। तो लगातार आप यानी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपके यानी रिश्तेदारी में हो या आपके पहचान में हो, जो भी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यानी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, यदि आपको यानी वीडियो में प्रत्येक बात अच्छे से समझ पाए हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये महसूस होगा कि आपको हम अच्छे से समझा पाए हैं और आप भी अच्छे से यानी इस वीडियो को समझ पाए हैं। तो इसलिए लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।